नमस्कार। ऑपरेशन सिंदूर और उसको खत्म करने के लिए हुए सीज फायर के ऊपर जब चर्चा हुई तो एक बात सामने आई कि अमेरिका ने दबाव डाला भारत के ऊपर और ये कहा कि अगर आपने सीज फायर नहीं किया तो हम आपसे व्यापार नहीं करेंगे। एक सार रूप पे बात इतने दिन में हमारे सामने आई। आज विदेश मंत्रालय ने इसके ऊपर खुलासा भी किया, यानी इस पर बात स्पष्ट रूप से रखी भी कि हम इस प्रकार के किसी दबाव में नहीं आए, क्योंकि ट्रंप ने ऐसा दावा किया था कि मैंने ये बात कही है कि अगर तुम लोग यानी पाकिस्तान और भारत अगर ये बात नहीं मानते, सीज फायर नहीं करते तो इनके साथ अमेरिका जो है व्यापार करना बंद कर देगा। ये जो दावा अमेरिका ने किया उस दावे को भारत ने सिरे से खारिज कर दिया कि हम किसी व्यापारिक कारण से या व्यापार को के अंदर कुछ लाभ लेने के उद्देश्य से हमने कोई सीज फायर नहीं किया। स्पष्ट रूप से भारत के विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से बात कह दी और पूरे विश्व के मीडिया के सामने बात गई है। दूसरी बात और स्पष्ट कर दी कि भाई हम किसी भी दूसरे देश की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करेंगे, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में जो भी विषय हैं वो बायलैटरल हैं, दोनों देश मिलकर के ही सुलझाएंगे, तीसरा देश कोई मध्यस्थता इसमें नहीं करेगा। ये भारत की विदेश नीति में शुरू से रहा है और आज भी हमने उसे ही फॉलो किया है। ये बात स्पष्ट रूप से कह दी गई। अब महत्वपूर्ण बात आती है कि क्या ऐतिहासिक रूप से, क्योंकि ये तो आज का विषय है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से जब ये बात उठती है कि इंदिरा गांधी ने जो है बहुत मजबूत लीडरशिप दिखाई थी और नरेंद्र मोदी ने इस समय जो है वो एक कमजोर लीडरशिप दिखाई, इस प्रकार का एक नैरेटिव जो है पूरे भारत में पिछले दिनों चला। तो एक तो हम इस पर चर्चा करेंगे, इसको स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे और साथ ही हम ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि भारत जो है वो किन कारणों से इसे बायलैटरल ही रखना चाहता है। ये बात भी हम जानने का प्रयास करेंगे, यानी द्विपक्षीय ही रखना चाहता है, तीसरे देश को इसमें सम्मिलित नहीं करना चाहता। तो देखिए, सबसे पहली बात कि जब भी हम बात करते हैं कि ऐतिहासिक रूप से जब 1947 के अंदर यानी 1948 में युद्ध हो गया था, वो जम्मू कश्मीर को लेकर के शुरुआती स्तर पर ही जब पीओके बना था, यानी पीओके पाक ऑक्यूपाई कश्मीर पाकिस्तान के अंडर में चला गया था, उस दौर की ही जब हम बात करते हैं तो भारत एक मजबूत स्थिति में था। भारत चाहता तो उस समय सब कुछ कर लेता, लेकिन क्या कारण रहे, अलग अलग प्रकार के ऐतिहासिक रीजन बताए जाते हैं, उस पर कई आलोचनाएं होती हैं, कई तथ्यात्मक रूप से अलग अलग बातें सामने आती हैं, लेकिन एक सत्यता दिखाई देती है कि उस समय पाकिस्तान जब आया तो बीच में यूएनओ आया और यूएनओ ने आकर के ये दोनों देशों को अलग अलग एक सीमा बना करके दे दी, जिसे लाइन ऑफ कंट्रोल कह दिया कि भैया इससे इधर तो कंट्रोल पाकिस्तान का और इधर कंट्रोल भारत का रहेगा। और उस कंट्रोल के चक्कर में ही वो जम्मू कश्मीर का कंट्रोल दो भागों में बंट गया। ये बात सत्य है, ये फैक्ट है। अब इस फैक्चुअल बात के साथ एक बात और सत्य है कि भारत परमानेंटली ये बात कहता है उस दिन से ही, पहले दिन से ही, कि वहां के राजा हरि सिंह ने लिख कर के हमें दिया है कि मैं यानी हरि सिंह अपने पूरे जम्मू कश्मीर को भारत के साथ सम्मिलित करता हूं, यानी विलय पत्र, एक विलय पत्र लिख करके भारत सरकार को दिया था। और इस कारण से निश्चित रूप से भारत का 100% अधिकार जम्मू कश्मीर में बनता है और पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर भारत का बनता है। ये एक सच्चाई है, ये तथ्यात्मक बात है, क्योंकि वहां के जो राजा थे उसने लिख करके दिया है, तो ये तो सत्य है। और इसी बात को आधार बना करके भारत की संसद ने भी ये अधिनियम पारित कर रखा है कि हम इस बात को पूरी तरह से, जिसे रिजोल्यूशन बोलते हैं, एक प्रॉपर रिजोल्यूशन पारित कर रखा है कि हम पीओके को अपना पार्ट मानते हैं। और इसी आधार पर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आज भी वहां पर सीटें अलॉट हैं। वहां की जो संसद है उसके अंदर पीओके की सीटें हमने आज भी अलॉट कर रखी है, यानी हम उसके पूरी तरह से पीओके को अपना पार्ट मानते हुए वहां पे हमने सीटें दे रखी हैं। मतलब ये हुआ कि ये हमारा विषय हुआ, शुरुआती स्तर पे हमारा विषय हुआ। उसके बाद में जब इतिहास आगे बढ़ा और ये इंदिरा गांधी के समय की बात हुई और उस समय ये बात दिखाई दी कि बांग्लादेश के कुछ शरणार्थी भारत में आ रहे हैं और उनकी संख्या अत्यंत मात्रा में बढ़ रही है, तो एक बड़ा टारगेट लेकर के एक प्रॉपर ऑपरेशन करके, और वो उसी उद्देश्य के लिए था, इंदिरा गांधी का प्रॉपर उद्देश्य था कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करना है, क्योंकि बांग्लादेशी लोगों को पाकिस्तान परेशान कर रहा है, इसलिए वो भाग करके भारत आ रहे हैं, इसलिए हम इसे पाकिस्तान से अलग कराएंगे। प्रॉपर ऑपरेशन
जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, जो प्रमुख उस समय उस पूरे के पूरे अभियान के प्रमुख थे, उनके नेतृत्व के अंदर भेजी थी, सेना भेजी थी, और टारगेट ये था। तो आर्मी को जो टारगेट दिया उसके अनुसार तैयारी की, और तैयारी के अनुसार एक्शन लिया, और एक्शन के अनुसार सफलता प्राप्त कर ली। अब इस विषय को कोई व्यक्ति ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ के देखे तो बिल्कुल ही अज्ञानी व्यक्ति होगा, क्योंकि वो विषय अलग था। देखिए, आर्मी टारगेट चेस करती है, टारगेट के लिए अनुसार, यानी जो टारगेट सेट किया है उसके अनुसार फिर वो तैयारी करती है, और जो तैयारी होती है उसके अनुसार वो काम करके टारगेट चेस कर लेती है। मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि इंडियन आर्मी एक प्रोफेशनल आर्मी है। वो सबसे पहले टारगेट सेट करती है कि मुझे क्या टारगेट प्राप्त करना है, फिर उसके अकॉर्डिंग तैयारी होती है, और उस तैयारी के अनुसार डायरेक्टली उसके ऊपर अटैक करके और उस टारगेट को चेस कर लिया जाता है, उसे प्राप्त कर लिया जाता है। दैट्स फाइनल। कम से कम नुकसान के साथ अधिकतम लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। ये भारत की सेना की सबसे बड़ी विशेषता है, और इस बात को लेकर के ही अब की बार हम उतरे थे मैदान में। ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य क्या था? प्रधानमंत्री जी ने शुरू से कहा था, सेनाओं ने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि हम आतंकियों के खिलाफ ही कार्रवाई करेंगे, और बार बार जैसे ही सेना की ब्रीफ आती थी स्पष्ट था कि हमने आतंकी अड्डों को निशाना बनाया है, सिविलियंस को नहीं परेशान किया है, वहाँ की बाकी चीज़ों को हमने, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमें साबित ये करना था कि हम आतंक के विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं। वहाँ फिर बाद में इमोशनली आकर के हम ये कहें कि नहीं, भारत को तो इस मौके के साथ साथ पीओके ले लेना चाहिए था, तो ये फिर हमारी एक अज्ञानता होती है। क्यों? क्योंकि पहले आर्मी ने क्या किया? टारगेट सेट किया कि हमें आतंकियों को ख़त्म करना है। उसके लिए फिर बाकायदा प्रॉपरली कौन कौन से ठिकाने हैं, कैसे कैसे उन पर अटैक करना है, सारा प्रॉपर सिस्टम तैयार किया गया, और फिर उस प्रॉपर सिस्टम के अनुसार ही अटैक किया गया। तो मतलब तैयारी भी उतनी थी। अब जितनी तैयारी उतना ही तो काम होगा ना। अब उससे ऊपर की तैयारी हमने की ही नहीं थी, अगर उस चीज़ को जाकर के छेड़ दे तो सफलता मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। जितनी तैयारी उतना काम, तब सफलता मिलती है। और ये प्रोफेशनल आर्मी के लिए यही काम होता है। आप इस प्रकार से नहीं कर सकते कि तैयारी थी नहीं, उठाकर वो उधर मुंह कर लिया, फिर आगे कोई पहले वाली आर्मी और पहले वाला युद्ध नहीं रहा कि हथियार है, तलवार है, लेकर के आज इस देश को जीता, अगली बार उस देश को जीतेंगे और चलते जाओ। ऐसा नहीं होता है, पूरा सिस्टमेटिक काम होता है। जिस दिन पीओके के लिए प्लान बनेगा, निश्चित रूप से मान के चलिए उस दिन पीओके डायरेक्टली पीओके ही आएगा, और उसे कोई नहीं रोक पाएगा। ये तय है। उस दिन इंडियन आर्मी की तैयारी उसी लेवल की होगी, और उस दिन पाकिस्तान सोच ही नहीं पाएगा कि क्या हो गया। ये तय बात है। वो उस दिन की कंडीशन बनेगी। आज की कंडीशन इतनी थी और इतनी प्राप्त कर ली। आर्मी जितना सोचती है उतना प्राप्त कर लेती है, दैट्स फाइनल। यहाँ वो चीज़ें नहीं होती। और इसमें सबसे बढ़िया बात हमारे लिए है कि हमने जो चीज़ सोची थी वो कर दी, और हमारी कम से कम जो है वो कैजुअलिटी हुई। ये सबसे बड़ी उपलब्धि भारत की सेना की, भारत की जो भी लोग इससे जुड़े हुए थे इस ऑपरेशन से, उन सब की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। और हम सब को उस बात पे खुशी मनानी चाहिए, और हमें इसका सपोर्ट करना चाहिए। कई लोग इस बात को नकारात्मक दृष्टिकोण से ले जाकर के दिखाने का प्रयास करते हैं, राजनीति इसके ऊपर करते हैं। इसका बिल्कुल एंगल नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ राजनीति का काम ही नहीं है। हमने जो किया वो द बेस्ट था, हमारी आर्मी ने किया वो द बेस्ट है, उससे बेस्ट हो ही नहीं सकता। मतलब अगलों को इतना नुकसान करना और हमारा कम से कम नुकसान होना, इससे बड़े क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। हमारी सफलता इसी बात में थी, और 2 से 3 दिन के मेजर अटैक के अंदर अपन ने ये सारी सफलता प्राप्त कर ली। आप सोचिए, यूक्रेन और रशिया इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी आर्मी है, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी है कि उसकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम भी कर रहे हैं। वो देश यूक्रेन के ऊपर 100% सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहा, और कितने दिन आज लग गए। कितनी बड़ी बात है कि वो वहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो सोल्व नहीं हुई, और हमने 2 दिन में बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम अपने हिसाब से थी वो अपन ने कवर करके अपन बैठे हैं, और खुले कर रहे हैं शेर की तरह कि हमने उपलब्धि प्राप्त कर ली, और पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर पा रहा है। ये एक बड़ी उपलब्धि होती है, और उसमें अगर जनता आर्मी के साथ, सरकारों के साथ, और जो भी डिसीजन मेकर्स हैं उनके साथ खड़ी रहती है, तो उनको बड़ी एक मनोबल की प्राप्त होती है, जिससे कि वो आगे बड़े एक्शन कर पाते हैं। वहाँ फिर ये सोशल मीडिया पे कुछ ट्विटर जो है ट्वीट करने वाले लोग, चाहे वो फिर व्हाट्सएप के ऊपर लगे हुए लोग, वो जो काम करते हैं ना, उससे कुछ होना जाना तो है नहीं। और ज़बरदस्ती का नाटकबाजी से क्या होता है कि कहीं ना कहीं सेना का और जो काम कर रहे होते हैं लोग, उनका मनोबल गिरता है।
अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो निश्चित रूप से कमेंट करके बताएं कि ये बात सही है, और अगर नहीं तो वो भी बताएं कि क्यों आप इससे सहमत नहीं हैं। और अगर वीडियो कंप्लीटली अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।